Ma'am, today I will teach you class 8th and our chapter is 6 and chapter name is weavers, iron and smelters and factory owners. Means to say बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने हाफ ईयरली के सिलेबस में क्या था, 1857 की क्रांति थी। ठीक है, तो अब आपका ये नया चैप्टर है, इसको ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए आपको एक फिगर दिखाया गया। इस फिगर में क्या है बच्चों, इसमें आप ध्यान से देखिए। ये 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज़ हैं। ये क्या दिख रहे हैं आपको, जहाज़ दिख रहे हैं। भारत के पश्चिम तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच ब्रिटिश व्यापारिक जहाज़ 17वीं सदी की शुरुआत में ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। ठीक है, तो ये क्या है, सूरत का है। ये 17वीं शताब्दी में बहुत ही इम्पोर्टेंट था इसका। ठीक, अब आइए, ये चैप्टर हमें क्या बता, दिस चैप्टर टेल अस स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड द इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय द फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज नेमली टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीन उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ठीक है, तो मतलब ये जब 1850 के दशक में जब ब्रिटेन में लोहा इस्पात बनने लगा तो ये दुनिया का पहला कारखाना कहाँ कहलाने लगा, ब्रिटेन को कहा जाने लगा। ये देखिए आपका दिया है, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड ब्रिटेन, ब्रिटेन केम टू नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब कहा जाने लगा, 1850 में। ठीक है, ये लाइन देखिए। ये ठीक, नीचे पैराग्राफ देखिए। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश हैड टू क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड द colonizations of India. You have seen how the English East India Company's interest in trade led to the occupation of territory and how to pattern of trade changed over the decades. ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। ब्रिटेन का औद्योगिकरण वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जाना जाता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो ये जो है यहाँ भारत पर ब्रिटिश विजय और इनका ही, इंग्लैंड का ही भारत पर अधिकार था। उपनिवेश किसे कहते हैं, देखो जो कॉलोनियलिज्म होता है उसे किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कि आप कोई दूसरा शासक आके आपके देश पे अपना शासन स्थापित कर दे तो उसे उपनिवेश कहते हैं। मतलब किसी देश के ऊपर किसी और देश का शासन हो जाए उस तो उपनिवेश कहलाता है। वो जिसके ऊपर होता है वो उपनिवेश कहलाता है। तो भारत क्या था, एक औपनिवेशिक देश का। ठीक है, और आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभाग पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिरी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे तैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने
औद्योगिक उत्पादों की विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। मतलब उन्हें लगा कि हाँ, कच्चा माल जो है हमें जो भी चाहेंगे वो भारत वो हमें दे सकता है, उसको इसकी तरफ निगाहें बनाए रखे। इस तरह से ब्रिटेन तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। मतलब वो यहाँ से देखिए कच्चा माल ले जाता था विदेश और वहाँ से मॉडिफाई करके उसको बना के भारत में ही ला के महंगे दाम पर बेचता था। इससे भारतीय शिल्पियों और उद्योगों पर किस तरह का असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इस पर चर्चा करें। मतलब इस पे बताया जाएगा कि जब यहाँ का सामान ले जाके, कचरा मटेरियल्स ले जाके वहाँ ब्रिटेन में बनाते थे, तो यहाँ का जो क्राफ्ट व्यवस्था थी, जो यहाँ का टैक्स वो था, छोटे छोटे लघु उद्योग थे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, ये हमारा क्या है, इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। Let us first look at the textile production. Around 1750, before the British conquered Bengal, India was by far the world's largest producer of cotton textile. Indian textile had long been renowned both for their fine qualities and exquisite craftsmanship. They were exclusively traded in the Southeast Asia, Java, Sumatra and Penang, the West and the Central Asia. बंगाल पर अंग्रेज़ों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। मतलब भारत क्या था, सबसे नंबर 1 था वो कपड़ा उद्योग के मामले में। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनकी अर्थ को जानना बड़ा क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। अब देखिए, ये आपका है, ये देखो पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। ये जो आप ऊपर से ये देख रहे हो, पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। देखो, उसका एक जो बुनाई होता था ना, उसका एक नाम भी होता था। और जो है इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ पर स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। ठीक, तो बच्चों ये आपका इतना था। ये जो शब्दों का इतिहास ये इसमें है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आप इसको इतना इंग्लैंड कैसे भारत आया और उसने क्या यहाँ के उद्योगों पे किन किन की चीज़ों को अपना कैसे मॉडिफाई किया, कैसे इस पर अधिकार किया, कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था को विनाश किया, ये सब हम लोग आप जो पहले पढ़िए। फिर उसके बाद जो है ये हम शब्दों का ये जो भंडार है, ये ऐतिहासिक शब्द हैं, इसके बारे में आपको बाद में हम बताएंगे। सिर्फ आपका फिर ये सब नीचे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।